हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका सुदीप कुमार श्रीवास्तव, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट फैकल्टी। फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 का जीएस फर्स्ट पेपर में साइंस एंड एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका हमने उसी दिन आप लोगों को सटीक आंसर फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की थी और पहुंचाया था। आज हम लोग साइंस एंड एनवायरनमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सही आंसर और उसका हर प्रश्न का एक विश्लेषण यानी कि एक्सप्लेनेशन हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आए हुए प्रश्नों को आप मिलान कर सकते हैं और अगर आपको प्रश्नों को थोड़ा सा समझना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उनका सही आंसर क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। साइंस और इन्वायरमेंट से रिलेटेड यूपीपीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने था कि इको मार्क प्रत्येक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इको मतलब होता है इकोलॉजी संबंधित है और मार्क का मतलब होता है कि जो उसकी मार्किंग की जाती है। तो इको मार्क एक क्या होता है, सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेशन मार्क है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो सबसे पहले 1991 में की गई थी। एक रेजोल्यूशन लाया गया था, उसके तहत इसकी शुरुआत की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा इसको इशू किया गया था। एग्जैक्टली जो भी प्रोडक्ट निकाले जाते हैं या जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं जो इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, उनका एक क्वालिटी स्टैंडर्ड जो होता है वो निश्चित किया जाता है कि कहीं वो पर्यावरण के विरुद्ध या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट तो नहीं है, या एक नॉर्म एक निर्धारित किया गया है कि इससे ज्यादा वो इन्वायरमेंट को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं। तो इको मार्क एक लेबल उस पर लगा होता है। इको मार्क का सिंबल आप देखेंगे यहाँ पे तो मिट्टी का एक मटका होता है, वो सिंबल से इको मार्क का लोगो होता है। सर्टिफाइंग ब्यूरो ऑफ इंडियन एजेंसी स्टैंडर्ड इफेक्टिव रीजन इसका इंडिया होता है और इफेक्टिव हुआ है सिंस 1991 से। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, नाइट्रोजन इज द नॉट एसेंशियल कंपोनेंट। तो अगर आप देखें यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है, अगर आप बात करेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों आपके कार्बोहाइड्रेट में भी होते हैं, फैट में भी होते हैं और प्रोटीन में भी होते हैं। लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जाए, नाइट्रोजन ये प्रोटीन में पाया जाता है, ये प्रोटीन में पाया जाता है। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात की जाए तो ये DNA और RNA में भी पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन था कि क्लोरोफिल में नहीं होता है, RNA में नहीं होता है, DNA में नहीं होता है या कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है। तो आपको पता है कि RNA में तो होता ही है क्योंकि यहाँ पे चारों कंपोनेंट्स होते हैं, DNA में भी चारों होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अगर इसका आपको फॉर्मूला याद हो CnH2nOn, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पे N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, तो इसको आपको ध्यान रखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता है, यही इसका सटीक आंसर है। अगर आप डायग्राम भी देखें, यहाँ पर क्लोरोफिल का डायग्राम मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये क्लोरोफिल का डायग्राम है। इसमें आप देखेंगे इसमें जो पायरोल रिंग होता है, इसमें देखिए नाइट्रोजन का 4 नाइट्रोजन यहाँ पर होते हैं। वहीं पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे DNA में और RNA में तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इनको हम लोग नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, आपके DNA और RNA में भी नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो गया, डी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कार्ड आर्म कहा गया है। तो ये कह रहा है कि अभिकथन ए क्या कह रहा है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण करता है।
तो ध्यान रखिएगा, विटामिन जो होते हैं खास करके सी का निर्माण बॉडी में नहीं होता है, K1 का निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता है। ऐसे ही विटामिन आपके जो कुछ होते हैं जैसे B1 है, B2 है, इस प्रकार के विटामिन का निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता है। तो सभी विटामिन जहां पे आ गया है, सभी विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, इसलिए पहला आपका गलत हो गया। तो पहला ए क्या कह रहा है यहाँ पर गलत है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो गया। दूसरा कार्ड आप पढ़े या ना पढ़े, पढ़ लेते हैं। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है। तो प्रॉपर ग्रोथ के लिए अगर आपको पता है कि विटामिन क्या करता है, विटामिन हमारे शरीर में मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं, जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है। तो उपापचयी क्रियाओं को जब नियंत्रित करता है, इसका मतलब ये हो गया कि उपापचयी क्रियाएं क्या करती हैं, शरीर में वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो विटामिन फाइनली क्या होते हैं, वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए आर आपका सही है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। डी यहाँ पे आपका सही आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो नॉर्मल विजन साइट के लिए, विजन के लिए जब भी आपकी बात आएगी तो आपको पता है कि विजन के लिए हमेशा विटामिन ए की बात की जाती है, विटामिन ए की बात की जाती है। और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल। तो सामान्य दृष्टि के लिए क्या हो जाएगा आपका, रेटिनॉल, यानी कि विटामिन ए हो जाएगा। इसी का नाम विटामिन ए है। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन होता है, ये आपका विटामिन B2 होता है। नियासिन विटामिन B3 होता है। आपका जो फोलिक एसिड होता है विटामिन B9 होता है। तो रेटिनॉल आपके विजन के लिए जिम्मेदार होता है। ये तो बचपन से आप पढ़ते आए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, तो रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए की कमी से होता है। इस बार क्वेश्चन को उसने क्या किया, उल्टा पूछ लिया। यहाँ पर सामान्य दृष्टि कर दिया यहाँ पे, यानी कि के लिए, यानी कि अगर सामान्य दृष्टि का मतलब रतौंधी नहीं है, तो रतौंधी नहीं है इसके लिए जिम्मेदार कौन हो, विटामिन ए। तो थोड़ा सा डिफरेंट करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन इकोलॉजी से था कि कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, रामसर जो इंडिया क्या कहते हैं यूपी में है, सूर सरोवर भी है, समसपुर पक्षी विहार भी रामसर है, सरसई नावर झील भी रामसर साइट में है, सुरिंसर मानस झील ये यूपी में नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे यूपी में 8 जो है वो वेटलैंड हैं जिनको इंटरनेशनल महत्व का माना गया है कि रामसर साइट में घोषित किया गया है। पहला अपर गंगा रिवर बुलंदशहर, सरस नावर झील इटावा में, समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में, सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई में, समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली में, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा में, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव में, और सूर सरोवर आगरा में। तो ये आपको 8 याद रखना है। इसके अलावा अगर कोई है तो वो यूपी में अभी नहीं है। तो इसका आंसर आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो यूपी में नहीं है। सुरिंसर मानसर जो है ये यूपी में नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि, यानी कि कोल्ड स्टोरेज में लंबे समय तक जो पदार्थ होते हैं वो फल खराब नहीं होते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है। तो समझिएगा कि जब लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जो एंजाइम होते हैं, जो मेटाबॉलिक एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। उनकी जो एक्टिविटी जो रेट है वो कम हो जाती है। उससे क्या होगा, जो बायोकेमिकल जो प्रोसेस हैं वो रुक जाती है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस रुक जाने से क्या हो जाएगा, आपका जो रिस्पिरेशन हो रहा है, रिस्पिरेशन की दर क्या हो जाती है, वो रुक जाती है या कम हो जाती है। उससे क्या हो जाता है कि आपका जो पदार्थ है वो उसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं। तो उसमें जो आपका मटेरियल है वो ग्लूकोज वगैरह उसी फॉर्म में रहता है, वो CO2 में कन्वर्ट नहीं होता है, खराब नहीं होता है। इसलिए अगर पूछा जा रहा है कि शीत प्रकोष्ठ में कोल्ड स्टोरेज में मेनली होता क्या है, तो एंजाइम
निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय हो जाने से क्या हो जाता है कि जो श्वसन दर है वो कम हो जाती है, और इसी वजह से रेफ्रिजरेटर वगैरह में क्या हो जाता है, खाना लंबे समय तक रखा रहता है, खराब नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। जी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके घनत्व मापने में किया जाता है। तो रिंगेलमैन स्केल ये बहुत कॉमन है। रिंगेलमैन स्केल जो होता है मुख्य रूप से धुआं, स्मोक के डेंसिटी को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रिंगेलमैन स्केल जो होता है स्मोक डेंसिटी को मापने के लिए किया जाता है। एपरेंट डेंसिटी और ओपेसिटी ऑफ स्मोक को नापने के लिए किया जाता है। इसको एक फ्रेंच प्रोफेसर थे, एग्रीकल्चर इंजीनियर थे, मैक्सिमिलियन रिंगलमैन इनका नाम था, मैक्सिमिलियन रिंगलमैन। इन्होंने सबसे पहले जो है क्या किया था, इसको एस्टेब्लिश किया था 1888 में। सबसे पहले 1800, इसमें जो है कई प्रकार के जो है बोर्ड बन के आते हैं, रिंगलमैन नंबर 1, रिंगलमैन नंबर 2, रिंगलमैन नंबर 3, रिंगलमैन नंबर 4। तो स्मोक की मात्रा बढ़ती चली जाती है, तो उस प्रकार से यहाँ पे जो बोर्ड है वो चेंज होते जाते हैं, स्केल चेंज होते जाते हैं। तो रिंगलमैन आपका स्मोक की डेंसिटी से है, ओपेसिटी ऑफ द स्मोक है, यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो घटती चली जाती है अगर धुआं की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, तो इसको यहाँ पे रिंगलमैन स्केल से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बॉटुलिज्म क्या है। तो ध्यान रखिएगा, बॉटुलिज्म क्या है, ये एक क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है। इससे क्या होता है कि ये खाने के माध्यम से एक टॉक्सिन सिक्रीट करता है, और ये टॉक्सिन जब हमारी इंटेस्टाइन में चला जाता है तो हमारे शरीर में एक विषैलापन, इंटॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है, यानी कि फूड पॉइजनिंग कर देता है। तो बॉटुलिज्म से हमेशा क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, विषैलापन हो जाता है। विषैलापन फूड पॉइजनिंग के लिए ये जिम्मेदार होता है। बॉटुलिज्म जो होता है, इससे जो टॉक्सिन निकलता है उसका नाम है बॉटुलिनम टॉक्सिन। इसको शॉर्ट में BTX कह देते हैं या BONT कह देते हैं। ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया से निकलता है। ये एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। क्लिनिकल सिंड्रोम जिसको होते हैं, ये कॉन्टामिनेटेड फूड, संक्रमित यानी कि गंदा संदूषित भोजन करने से, कोलोनाइजेशन ऑफ द इन्फेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बच्चे के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कॉलोनाइज हो जाते हैं और वहां पे घाव और संक्रमण कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, बॉटुलिनम टॉक्सिन जो होता है वो हो जाता है अगर कोई संक्रमित या गंदा भोजन करता है। इसमें ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है। तो ये फूड पॉइजनिंग का मामला बनता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अधिकथन और दूसरे को कार कहा गया है। जैसे पहले आया था आपका विटामिन वाला। अधिकथन ये कहता है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। आपको पता है कि इकोलॉजी में क्या है, एक दूसरे पर 100% लोग डिपेंड हैं। बायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर आपस में क्या हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर एक दूसरे कनेक्टेड नहीं होंगे तो फिर वो इकोसिस्टम नहीं कहलाएगा। यानी कि नहीं कह करके ए वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि यहां पर भी क्या है आपका डी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होते हैं, बिल्कुल बात सही है। क्लाइमेट चेंज हम लोग कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कर रहे हैं, नदियों की दिशा को हम लोग मोड़ दे रहे हैं, हवाओं की दिशा को हम लोग मोड़ दे रहे हैं, जंगलों को खत्म कर दे रहे हैं, बारिश की टेंडेंसी को हम लोग खत्म कर दे रहे हैं, हवा के रुख को, तूफान के संज्ञान को भी हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें हम लोग मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। ये आप पढ़ेंगे, जब आपने पढ़ा होगा तो एक था आपका निश्चयवाद, एक आपका था संभववाद, एक आपका संभाव्यवाद, यानी कि डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म। तो ये से आप वहां पे पढ़ा होगा। तो पहला गलत है, दूसरा आपका यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कण पर शून्य आवेश होता है। तो
ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है आपका पॉजिट्रॉन, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंटी प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रिनो जो होता है, न्यूट्रिनो क्या है, ये न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा पार्टिकल जो होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिट्रॉन पे आपका देखा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, अल्फा कण पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रिनो पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये न्यूट्रिनो क्या है, ये न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पे आप देख रहे हैं चार्ज कैसा है, यहाँ पर है आपका नेगेटिव, पॉजिट्रॉन पे कैसा है आपका पॉजिटिव, प्रोटॉन पे कैसा है पॉजिटिव, एंटी प्रोटॉन पे कैसा है नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, एंटी न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रिनो पर कोई चार्ज नहीं, एंटी न्यूट्रिनो पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एंटी पार्टिकल पर उसका एंटी पार्टिकल और पार्टिकल डिफरेंस क्या है कि एंटी पार्टिकल क्या होते हैं, मास वही होता है, चार्ज अपोजिट हो जाता है। जैसे प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन, मास प्रोटॉन के बराबर होगा लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरह हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा लेकिन चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। न्यूट्रिनो में पहले से ही चार्ज नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो आईआईटी बॉम्बे ने ये काम किया था, इसको आपको ध्यान रखिएगा। इन द वेक ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन शॉर्टेज टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट, जब कोविड-19 पेशेंट जो है वो सेकेंड वेव जो आई थी काफी ज्यादा पीक पर थी, उस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने कि नाइट्रोजन यूनिट को जो है ऑक्सीजन जनरेटर यूनिट में कन्वर्ट करने का काम किया था। तो ये तो एक करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था जो आपको साइंस से पूछ लिया गया। ये अगर आपने, क्योंकि कोविड-19 को लेकर के काफी चर्चा उसमें चल रही थी, अभी भी चल रही है, और ऑक्सीजन की बहुत बड़ी डिमांड थी वहां पर, तो उस चीज को वहां पर इन्होंने आईआईटी बॉम्बे ने इस चीज को पहली बार किया था। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, यानी कि मच्छर के द्वारा कौन सा रोग संक्रमित नहीं होता, यानी कि वो उसका वाहक नहीं है, यानी कि उसका वेक्टर नहीं है। तो डेंगू जो होता है ये डेन वायरस से होता है, और इसका वाहक जो होता है वो फीमेल एडीज मच्छर होती है। तो ये मच्छर हो गया, ये है। फाइलेरियासिस जो होता है ये बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई से होता है, बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई से होता है। ये इसको फीमेल क्यूलेक्स से फैलता है, तो क्यूलेक्स भी मच्छर है, ये भी मच्छर से हो गया। मलेरिया आपको पता है कि ये प्लाज्मोडियम से फैलता है। मलेरिया आपका किससे फैलता है, प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, लेकिन उस प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कौन करता है, उसका वाहक कौन होता है, तो फीमेल एनाफ्लिस, ये भी क्या है, मच्छर है। निद्रा रोग मतलब होता है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ये मच्छर से न होकर के मक्खी से होता है, और उस मक्खी का नाम है सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई से ये फैलता है। किससे फैलता है, सीसी फ्लाई से फैलता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस मच्छर से नहीं फैलता है, मक्खी से फैलता है। डी इज द करेक्ट आंसर। एडीज की बात की जाए तो एडीज मच्छर से चिकुनगुनिया, डेंगू फीवर, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर, जीका, ये सब एडीज मच्छर से फैलते हैं। एनाफिलिस से मलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है। क्यूलेक्स से जापानीज इंसेफेलाइटिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, वेस्ट नाइल रिवर, ये आपके होते हैं। मॉस्किटो से मलेरिया, वायरल हिमोरेजिया फीवर, येलो फीवर, डेंगू फीवर। हाउस फ्लाई से टाइफाइड, डायरिया, कॉलरा, पोलियोमाइलाइटिस, कंजक्टिवाइटिस। जुआ जो जू होते हैं, लाइस एपिडेमिक टाइफस, रिलीस्पिंग फीवर। सैंड फ्लाई से काला आजार, हार्ट टिक, टिक टाइफस, वायरल इंसेफेलाइटिस। इच माइट से स्केबीज, सीसी फ्लाई से आपका स्लीपिंग सिकनेस। यही आपका पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसको आपको याद रखना है। ये चार्ट आप याद रखेंगे तो यहाँ से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, इनको आपको ध्यान में रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा कपड़ा जो होता है, अगर टापा क्लॉथ की हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह की जो छपाई होती है, इस तरह के जो कपड़ों की छपाई होती है, इसको टापा क्लॉथ या टापा कपड़ा कहते हैं। ये प्लांट से बनाए जाते हैं और वो प्लांट जो होते हैं वो ध्यान रखिएगा वो मोरेसी फैमिली के होते हैं। इसको पेपर मलबरी भी कह देते हैं, टापा क्लॉथ ट्री भी कह देते हैं, गाउसू भी कहते हैं और वाउ भी कहते हैं। कई नामों से इसको जाना जाता है। ये फैमिली मोरेसी का होता है, जीनस ब्रोसोनेटिया का होता है, स्पीसीज पेपेरीफेरा का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो फैमिली पूछी गई थी कि जो टापा कपड़ा बनाया जाता है वो किस फैमिली से है, वो मोरेसी फैमिली से है। अब अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस लगभग लगभग सभी से नहीं होंगे। जिसने बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी अच्छे से पढ़ी होगी, जिसका ऑप्शनल बॉटनी होगा, शायद वो कर पाएगा। या न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहे हो और कहीं न्यूज में चर्चा में रहा हो तो आप कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए हैं तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न मुश्किल प्रश्न होते हैं, या तो पता है या नहीं पता है, इसमें आप कोई गेस नहीं लगा सकते। हाँ, अगर थोड़ा सा अगर आप मालवेसी, ग्रेमनी, एस्किलपेडेसी अगर थोड़ा सा फैमिली के बारे में पढ़ा होगा तभी कर पाएंगे। तो ऐसे प्रश्न ये तो छोड़ दें। सबसे अच्छी बात है कि इसको टच न करें, क्योंकि अगर आपने को नहीं पता है तो पता नहीं चलेगा, चाहे आपका पूरा 2 घंटे निकल जाएगा, 3 घंटे आपका निकल जाएगा। इसलिए आपको जो है ऐसे प्रश्नों को सोच समझ करना है। मेरा मानना है कि ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें, क्योंकि अगर नहीं आ रहा है तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे प्रश्न ना आना ये नहीं कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। ये प्रश्न ऐसे डाल दिया गया है, हो सकता है करंट अफेयर में रहा हो, करंट में ये प्लांट रहा हो, फैमिली रही हो, या कहीं न्यूज़पेपर में रहा हो, या उनके लिए डाल दिया गया जो बॉटनी से थे, उनको लगे कि हाँ हमारा भी क्वेश्चन कुछ पूछा गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास? तो द ग्रेट रीसेट प्रयास जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने शुरू किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है वो द ग्रेट रीसेट की शुरुआत की। तो द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है वो जून 2020 में द थीम ऑफ द जनवरी 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस किया था द ग्रेट रीसेट, कनेक्टिंग बोथ इन पर्सन एंड ऑनलाइन ग्लोबल लीडर्स इन दाओस स्विट्जरलैंड में विद अ मल्टी स्टॉक होल्डर नेटवर्क इन 400 सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। कि किस प्रकार से हम फिर से जो है इसको रीसेट कर सकते हैं कोविड-19 के बाद। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2050 के लिए नेट जीरो। अब नेट जीरो क्या है? नेट जीरो टारगेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना है। ये सही है, यानी कि 2050 तक हमको क्या करना है, कार्बन इमिशन को जीरो से नीचे लेकर के आना है। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण में से होगी। ये भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हैं। 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। Net zero carbon emission means that activity release net zero carbon emission into the atmosphere. Net zero emission balance the whole amount of greenhouse gas released and amount removed from the atmosphere. So statement 1 and 2 both are correct. Next, रक्त में निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति का ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है इसका एकदम सही आंसर है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है जब हमारी बॉडी में, बच्चे के बॉडी में क्या होता है, नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है। जब हम गंदा पानी बच्चा पीता है इसमें नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। इस नाइट्रेट की अधिकता से क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसको मेथ हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नाइट्रेट की उपस्थिति का होता है।
इसका सही आंसर क्या है आपका? डी है, नाइट्रेट की अधिकता से होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम इज वाटर कॉन्टामिनेटेड विद नाइट्रेट। डी ऑप्शन, नाइट्रेट कंटामिनेटेड वाटर पीने से आपका जो है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। बच्चे के ये पानी पीने के बाद उसमें क्या होता है, नाइट्रेट रिच पानी पहुंच जाता है, जो उसके बॉडी में नाइट्रेट जो होता है नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये नाइट्राइट जो होता है वो हीमोग्लोबिन से बंध जाता है। जब हीमोग्लोबिन से बंध जाता है तो उसको मेथमोग्लोबिन कहा जाता है। नाइट्राइट बाइंड हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड मेथमोग्लोबिन। जो क्या करता है, ऑक्सीजन को नहीं बाइंड कर पाता है, उससे बॉडी में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नाइट्रेट आता कहां से पानी पीने वाले पानी में? तो जो फार्मिंग कम्युनिटीज होती हैं, जो कुएं का पानी पीते हैं, उनमें फर्टिलाइजर और मैन्यूर से क्या होता है, नाइट्रेट उनके पानी में चला जाता है। और इसमें जो है वो 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मेनली नाइट्रेट की वजह से होता है। इसमें बहुत लोगों ने मेथ हीमोग्लोबिन लगा दिया है, ये नहीं होता है। मेथ हीमोग्लोबिन जो है बाद बनता है, जब आप नाइट्रेट हमारी बॉडी में, बच्चे के नाइट्रेट बॉडी में जाएगा, वहां पर नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट हीमोग्लोबिन जुड़ेगा, तब जाकर के वहां पे मेथमोग्लोबिन बनता है। और इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग रुक जाती है और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इससे बॉडी जो है वो नीली होने लगती है। उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। तो नाइट्रेट की अधिकता से होता है, इसको आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरणों को काटता है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि क्रूक्स कांच जो होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज को काट देते हैं, इसीलिए इसको सन ग्लास में इसका यूज किया जाता है। सन ग्लास में क्रूक्स ग्लास को यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या कर देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को काटने का काम करते हैं। क्रूक्स ग्लास इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्लास विच कंटेन्स सीरियम ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, सीरियम ऑक्साइड होता है जो अल्ट्रावायलेट, ये यहाँ पे यूवी होगा, यूवी रेज को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, सन से आने वाले, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग सन ग्लास में करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना। लेकिन किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट? तो ये 1986 में इसको जो है वो पारित किया गया था। डिटेल में इसको आप समझ लीजिए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 96 एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी या भोपाल डिजास्टर जो हुआ था, उसको ध्यान में रख करके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो आर्टिकल 253 के अंतर्गत संविधान के इसको पारित करने का काम किया गया था। इसको मई 1986 में पास किया गया था और 19 नवंबर 1986 को जो है वो फोर्स यानी कि ये इफेक्टिव प्रभावी हुआ था। तो इसकी कॉन्सेप्ट, इसकी धारणा कहाँ से आई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी, उसके लिए जो है वो उसी के बाद से इसको बनाने का विचार आया था। 1986 में ये संविधान के आर्टिकल 253 के अंतर्गत इसको बनाया गया। 253 में क्या है इसको आप देख लीजिएगा। 1986 में इसको पास किया गया था मई में, और नवंबर में जो है 19 नवंबर को इसको जो है वो फोर्सफुली शुरुआत कर दी गई थी। तो 1986 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गैसीय विनिमय का स्थल है। तो हमारे फेफड़े में क्या होता है, हमारा फेफड़े की जो यूनिट होती है, हमारी फेफड़े की जो इकाई है वो एल्वुलाई होती है। एल्वुलाई क्या होती है, एल्वुलाई होती है। जैसे हमारी बॉडी की यूनिट सेल होती है, जैसे हमारे किडनी की जो होती है नेफ्रॉन होती है, जैसे हमारे ब्रेन की न्यूरॉन होती है, ऐसे ही हमारी फेफड़े की यूनिट क्या होता है, एल्वुलाई होती है। इसको हिंदी में कोपिका कहते हैं, कोपिका। एक फेफड़े में लगभग 150 मिलियन के आसपास जो है इस प्रकार की एल्वुलाई कहते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो श्वास नली के माध्यम से दोनों फेफड़ों में जो एल्वुलाई होते हैं
वो कुछ इस प्रकार के, जैसे अंगूर के गुच्छे नहीं होते हैं, उस प्रकार से ये इसमें हमारे फेफड़े में ये पाए जाते हैं। तो इस ये अगर एक की हम बात करें, एक एल्वुलाई जो होगा कुछ ऐसे होता है। तो सबसे पहले इसमें हम सांस लेते तो O2 अंदर आता है, और इसी के पास में रक्त वाहिनियां होती हैं जो ब्लड को लेकर के चलती हैं। यहीं पर क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। जो ब्लड बॉडी से आ रहा है वो इसमें होता है, इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो हमने सांस लिया है जो एल्वुलाई में आया हुआ है ये फेफड़े में है, तो फेफड़े में O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि गैस की प्रॉपर्टी होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए। तो ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा एल्वुलाई में होता है और यहाँ पे कम होता है, तो ये ज़्यादा से कम की ओर O2 आ जाता है ब्लड में, और ब्लड में CO2 ज़्यादा होता है, फेफड़े में CO2 कम है, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है। तो एल्वुलाई जो होता है यही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है। पल्मोनरी जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, ये शुद्ध खून को लंग से फेफड़े में, हृदय में लाती हैं। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को जो होती है वो फेफड़े, हार्ट से फेफड़े की तरफ लेके जाती है साफ करने के लिए। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, फेफड़े के अंदर जो चैम्बर जो ब्रांच होती है वो ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ट्रैक्यूल्स क्या होते हैं, जो ट्रैकिया होती है वो ट्रैक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है इसका, एल्वुलाई। ये आप देखेंगे पल्मोनरी गैस एक्सचेंज क्या होता है, ये आपका एल्वुलाई होता है, और ये आपका ब्लड कॉर्पस्कल्स होती का या ब्लड कैपिलरीज होती है। इधर से ब्लड आता है, इधर से ब्लड जाता है। जो बॉडी से ब्लड आया है उसमें CO2 ज्यादा होता है, और जो फेफड़े में जो ऑक्सीजन आई है वो यानी कि एल्वुलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो ये गैसेस इनके थ्रू क्या हो जाता है, ये चेंज होता रहता है। तो एल्वुलाई में ही क्या होता है, आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। फेफड़े की जो सबसे छोटी यूनिट है उसको एल्वुलाई कहते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा गैसियस एक्सचेंज होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है एक अदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, एक अदिश राशि यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी है कि स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसका सही आंसर क्या है, ए है। कैसे है इसको आप थोड़ा देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्योर स्केलर क्वांटिटी है। इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के रूप में डिनोट करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन जो होता है ये एक क्या है, आपका वर्क डन जो होता है ये आपका क्या होता है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, यानी कि एक प्रकार का क्या है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। और वर्क डन क्या है, एक डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, जो खुद में क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और चार्ज आपका जो है वो पॉइंट की तरह डिफाइन करता है, वहां पर भी कोई चार्ज, मतलब चार्ज जो है उस पर भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो वो तो होगा ही नहीं। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि वर्क डन हो गया F/D। तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी स्केलर क्वांटिटी होते हैं। चूंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन सा LPG का मुख्य अवयव है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से आपका प्रोपेन होता है, मुख्य रूप से आपका प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। दो गैसेस जो होती हैं ये मुख्य रूप से आपके LPG में होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, आपका ब्यूटेन हो गया। ब्यूट मतलब 4, प्रोप का मतलब 3, यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड तो प्रोपेन एल्केन, और 4 कार्बन का एल्केन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। LPG is composed hydrocarbon containing 3 or 4 carbon atom,
Normal component of LPG, propane C3H8 and butane C4H10. Small concentration of other hydrocarbon may also present. LPG burns readily in air and has an energy content similar to petrol and twice the heat energy of the natural gas. नेचुरल गैस यानी कि मेथेन से दुगना इसमें एनर्जी होती है, पेट्रोल के बराबर होती है इसमें। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम में प्रोपेन और ब्यूटेन मुख्य गैस होती है, ये आपको ध्यान रखना। इसमें कोई महक नहीं होती है, तो उसके लिए आपको पता है, आपको मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है जो एक स्मेल देता है, जिससे कि लीकेज गैस कहते हैं उसको। खीरे को काट कर नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो आपको पता है कि पानी जो होगा वो हमेशा क्या होता है, कोई भी लिविंग सेल है, कोई भी लिविंग सेल है तो लिविंग सेल के बीच में क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। और इसमें क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब पानी का बहाव किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि लिविंग मेम्ब्रेन के थ्रू होता है तो उसको ऑस्मोसिस यानी कि परासरण कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप क्या करते हो, खीरे को काटते हो, खीरे को आप काटते हो, उसमें नमक लगाते हो, तो बाहर का कंसंट्रेशन क्या होता है, पानी का लो हो जाता है, यानी कि वहां पर वो हाइपरटोनिक हो जाता है। और अंदर क्या है, उसके हाइपोटोनिक है, नमक की मात्रा कम है तो पानी ज्यादा है, तो तुरंत जो है अंदर का पानी क्या हो जाता है, वो बाहर की ओर निकलने लगता है। तो ये मेनली हो जाता है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है कि जल का अति सांद्र से निम्न सांद्र की तरफ अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा जल का परिवहन, वो होता है आपका परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है, खीरे को काटने से नमक डाला जाता है तो पानी बाहर निकल आता है। ये यहाँ पर आप देख पाएंगे, इफ वी स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन कुकुम्बर स्लाइस इट रिलीज वाटर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। Osmosis is a process where solute or salt from higher concentration move toward low concentration through semi-permeable membrane. And in this case, salt concentration is more outside on the cucumber slice. तो उससे क्या हो जाता है, पानी बाहर की तरफ निकल आता है। ये इसका मेन रीजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो आप लोगों को रटा होगा। एयर पोल्यूशन में खास करके सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जब बढ़ता है, वहां पर जो लाइकेन होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का वातावरण में कंसंट्रेशन बढ़ना, लाइकेन का घटना, ये सूचना देता है कि वायु प्रदूषण फैल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, लाइकेन्स। जहां पर लाइकेन्स ग्रो कर किए हुए हैं वहां पर अगर SO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो लाइकेन्स खत्म होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं। इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। मीन्स लाइकेन इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। Lichen are well known as sensitive indicator of air pollution, particularly for sulfur dioxide (SO2). Air pollutant adversely impact not only growth, reproductive potential and morphology but also a wide variety of physiological process, which also comes reflected in ultra structural changes में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी रटा हुआ क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी रीजन है। 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया था कि 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के प्रिजर्वेशन के लिए जो है इंटरनेशनल डे commemorating the date of the signing in 1987 of the Montreal Protocol on substance that deplete the ozone layer। ओजोन लेयर में कमी करने के लिए क्या किया गया था, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस को कम करने के लिए जो है वो प्रस्ताव रखा गया था 16 सितंबर को। तभी से जो है वो ओजोन इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो सिरका जो होता है विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH होता है, ये सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम और फास्फेट होता है, ये भी सही है। दूध का खट्टापन जो होता है वो आपका लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, इसलिए ये आंसर आपका गलत हो गया, सी गलत हो गया। आमाशय में स्टमक में जो अम्ल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये भी सही है। तो दूध का जो खट्टापन है वो ड्यू टू लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, नाइट्रिक अम्ल की वजह से नहीं होता, नाइट्रिक एसिड की वजह से नहीं होता। एक अनवीकरणीय नवीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एनर्जी के दो स्रोत होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब ये है कि जो नेचुरल हैं, जो जिनका उपयोग हम लोग जो कभी खत्म नहीं होंगे, बार बार उनका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल में आते हैं आपके फॉसिल फ्यूल, जिनका डिपोजिशन है एक समय के बाद एक खत्म हो जाएंगे। इसमें आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेथेन, ये सारे आपके नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। जबकि रिन्यूएबल जिसको हम लोग जो हमेशा के लिए होते हैं, उनमें आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, ये आपके नॉन आपका रिन्यूएबल में आते हैं। तो अनवीकरणीय में आपका पेट्रोलियम आएगा, यानी कि फॉसिल फ्यूल जितने होते हैं वो सब नॉन रिन्यूएबल में आते हैं, गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो थी वो क्योटो प्रोटोकॉल में शुरू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू की गई थी। कार्बन क्रेडिट वर created as an answer to the need for controlling emission. Global carbon index emission in 2016 were about 36 billion metric tons, and as an attempt to reduce the emission of greenhouse and harmful gases coming from industrial activity. Industries as power, steel, textile, fertilizers, etc. using all fossil fuels such as coal, oil, and natural gas that are the major responsible for greenhouse gas emissions. कार्बन क्रेडिट सिस्टम वाज ऑफिशियली फॉर्मलाइज्ड इन द क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। while the mechanism that regulate the carbon credit marks were established in the Marrakesh Accord. मराकेश अकॉर्ड में जो है वो मैकेनिज्म जो है रेगुलेट करने, कार्बन क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए इसको मैकेनिज्म को डेवलप किया गया था। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी होती है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनमें क्या होता है कि जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जब इनमें एटॉमिक नंबर जब 82 से ज़्यादा हो जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या कम ज़्यादा हो जाती है, तो क्या हो जाता है कि ये आपका न्यूक्लियस इम्बैलेंस हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है, अल्फा, बीटा और गामा रेज, इसी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये डिपेंड करता है न्यूक्लियर प्रॉपर्टी पर। तो एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, नाभिक से स्वतः अल्फा, बीटा, गामा रेज का निकलना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करते हैं। तो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी होती है, वो न्यूक्लियर जो आपका रिएक्शंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय विखंडन कहते हैं इसको, और इसको नाभिकीय संलयन, जुड़ना कहते हैं। तो जो फिजन होता है, विखंडन, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनते हैं, या आपके जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, ये न्यूक्लियर फिजन पे आधारित होते हैं, विखंडन पे आधारित होते हैं। जबकि हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम फ्यूजन पे आधारित है, या सन एनर्जी जो होती है, सोलर एनर्जी का जो सोर्स है, वो फ्यूजन पे आधारित है। इसमें क्या होता है कि दो छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाएंगे और अपार ऊर्जा यहाँ पे निकलती है। फिजन में क्या होता है, एक बड़ा नाभिक टूट जाता है दो छोटे नाभिक में, यहाँ पर भी ह्यूज मात्रा में एनर्जी निकलती है।
तो क्वेश्चन था कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, गलत है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनता है और नाभिकीय रिएक्टर काम करते हैं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी कि केवल पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है। रेडियोएक्टिव डिके the spontaneous process through which an unstable atomic nuclei breaks into smaller more stable fragment. अनस्टेबल परमाणु नाभिक टूट करके छोटे स्टेबल फ्रेगमेंट बनाने को ही रेडियो एक्टिविटी डीके कहा जाता है। न्यूक्लियर फिजन की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, एटॉमिक बम, ये सब जो होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, एटॉमिक पावर स्टेशन, ये सब आपके न्यूक्लियर फिजन से होते हैं। फ्यूजन में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन बम जो होता है फ्यूजन पे बनता है। तो ये स्टेटमेंट यही पूछा गया आपसे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना था, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो जब सन से रेज आती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती हैं तो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी के कण होते हैं। इस पे जब सन रेज पड़ती है तो यहाँ से क्या हो जाती है? स्कैटर्ड होती है, इससे स्कैटर्ड हो जाती है। तो जब भी डस्ट पार्टिकल्स पर सन की रेज पड़ेगी तो ये स्कैटर्ड हो जाती है, इसी वजह से जो है वो आपका आकाश भी नीला दिखाई देता है। तो धूल का कण जो है यहाँ पे क्या होगा? डस्ट पार्टिकल, मेनली जो है डस्ट पार्टिकल की वजह से क्या होता है? ये इसका स्कैटरिंग होती है। तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रसारण का यानी कि स्कैटरिंग का जो मेन रीजन है क्या है? वो डस्ट पार्टिकल है, इसको आपको ध्यान रखना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमेना इन विच लाइट रेज गेट डिविएटेड फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ। अपने स्ट्रेट पाथ से क्या हो जाती है? डिविएटेड हो जाती है। ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टिकल लाइक डस्ट और गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों ऑप्शन थे, यहाँ पे धूल कण भी है और वाटर वेपर भी है। सबसे ज्यादा क्या होता है? आपके धूल कण होते हैं। जल वाष्प जब बहुत नीचे आ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 90% वाटर वेपर जो होता है वो अर्थ से केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, बाकी जो 5% है ऊपर होता है। तो डस्ट पार्टिकल की मात्रा ऊपर ज्यादा होती है और 5 किलोमीटर के दायरे में जो है जल वाष्प की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये गौड़ है, नेग्लिजिबल है। ऊपर मेनली क्या होगा? आपका डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे डायग्राम से आपको बताया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। स्कैटरिंग जो लाइट होती है वो स्पेक्चुरल फिनोमेना है, ये जो है वो टिंडल इफेक्ट को शो करती है। रेड ह्यूज ऑफ सनराइज और सनसेट जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? क्लोव जो होता है, जो हम लोग लौंग खाते हैं, तो लौंग एग्जैक्टली क्या होता है? ये बड होता है, फ्लावर बड जो होती है वही होती है ये। इसको अगर आप देखें यहाँ पर तो डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए ये फ्लावर बड होती है, ऊपर ये फ्लावर निकल आते हैं, ये बड होती है। ये फ्लावर फिर क्या हो जाते हैं? ये खत्म हो जाते हैं। इसी को हम लोग यूज करते हैं, लौंग को मसाले के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो क्लोव आर द एरोमेटिक फ्लावर बड, ये एरोमेटिक सुगंधित या कार्बनिक फ्लावर बड होता है। ये ट्री जो होती है फैमिली मेरेसी फैमिली से आती है। साइजिगम एरोमेटिकम कहते हैं इसको। इसका जो नेटिव है वो आपका मालुकस, मलुको आइलैंड है इंडोनेशिया में, वहाँ का ये नेटिव है मसाले का। इसको हम लोग इस मसाले में यूज करते हैं। ये हर साल जीव मतलब सालों भर जो है ये इसको हम लोग जो है वो उपलब्ध करा सकते हैं, और डिफरेंट हार्वेस्ट सीजन में भी इसको हम लोग डिफरेंट कंट्री में इसको हम लोग कल्टीवेट करा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कॉड मछली का तेल, विटामिन बी6 धान का चोकर। तो धान के चोकर में आपका विटामिन बी6 भी होता है, बी1 भी होता है, बी2 भी होता है, बी3 भी होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। धान का चोकर आपका बी1, बी2, बी3, बी5 और बी6 ये सभी में होता है। विटामिन डी जो होता है कॉड मछली का और शार्क मछली के जो लीवर ऑयल है उसमें भी होता है, ये भी सही है। विटामिन सी आपका नींबू में, आंवले में होता है, सिट्रस फ्रूट में होता है। संतरे में विटामिन ए नहीं होता है, संतरे में विटामिन सी होता है। विटामिन ए का जो मेन सोर्स है वो आपका क्या है? वो गाजर है।
आपका पपीता है, गाजर है, पपीता है, पका आम है, पका आम है, आपका गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस है। ये सब विटामिन ए के मेन सोर्स है, तो इनको आपको ध्यान रखना। ये गलत हो गया, बाकी तीनों आपके यहाँ पर सही है। सुमेलित नहीं है तो विटामिन ए जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई ऐश प्रदूषक होता है। फ्लाई ऐश क्या होता है? तो ऐश आपको पता है, राख उड़ने वाली, यानी कि सबसे छोटी साइज की जो राख होगी उसको हम लोग फ्लाई ऐश कहेंगे। आपको पता है कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 pm, ये भी क्या होते हैं, बहुत छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो फ्लाई ऐश भी जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में ये निकलते हैं, और ये मेनली जो होते हैं जब कोयले का जहाँ पे उपयोग किया जाता है, जब कोयला बर्न करता है तो कोयले के जलने के बाद आपने देखा होगा, जब कोयला जल जाता है तो उसके ऊपर एक वाइट वाइट कलर की एक चादर पड़ जाती है, वो एक राख होती है। तो राख जो होती है उसी को हम लोग फ्लाई ऐश कहते हैं। तो जब कोयला बर्न करता है तो फ्लाई ऐश में उसकी लेयर कन्वर्ट हो जाती है। ये मेनली जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, सबसे ज़्यादा फ्लाई ऐश वहीं से निकलती है। तो सबसे ज़्यादा फ्लाई ऐश कहाँ से निकलेगी? थर्मल पावर प्लांट से निकलती है। Effect of fly ash on environment can vary based on the thermal power plant where it is produced, जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, as well as production of fly ash to bottom ash in the waste product। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनके बॉटम से फ्लाई ऐश डस्ट कैन बी डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल, जो टॉप सॉइल होते हैं उन पर जमा हो जाते हैं और पीएच बढ़ा देते हैं, उसका पीएच को इंक्रीज कर देते हैं, एंड अफेक्टिंग द प्लांट और एनिमल को प्रभावित करते हैं, जो इकोसिस्टम के उनकी जो सराउंडिंग में होते हैं। तो पीएच बढ़ जाता है, पीएच बढ़ जाएगा यानी कि वहाँ पे एल्कलाइन मीडियम हो जाता है, यानी कि सॉइल एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे प्लांट एनिमल दोनों प्रभावित होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके 2021 यूपीपीसीएस प्राइमरी परीक्षा में पूछे गए थे, उनको हमने एक्सप्लेन किया है। और ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं थे, अगर आपने क्लासेस को प्रॉपरली पढ़ा होगा, चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, तो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं थे। आपके सारे क्वेश्चन एक दो छोड़ करके आपके सही हो सकते थे। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके गलत ना हो, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता रहे, तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें, और नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर संपर्क करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इससे बेनिफिट उठाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।